शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु के निजी शोबे के लक्ष्मी विलास बैंक में अकाउंट होल्डर्स के लिए यौमिया 25,000 रुपये निकासी की हद तय कर दी है। 16 दिसंबर तक बैंक के सारिफ रोजाना ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक हालांकि कुछ खास शराइत जैसे कि इलाज, आला तालीम के लिए या फिर फीस जमा करवाने के लिए या फिर शादी वगैरह के लिए अकाउंट होल्डर रिजर्व बैंक की इजाजत लेकर 25,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह अहम कदम उठाया गया। जाके मैंने पूछा है तो बैंक बोल रहे हैं, जो मैडम है वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ है, कि अभी तो आप 25,000 ही निकाल सकते हैं। आरबीआई का मैंडेट है, अभी 1 दिसंबर 16 तक तो कुछ हो नहीं सकता है। मर्जर का बात हो रहा है तो मैंने पूछा मर्ज हो गया है, तो वो बोल रहे हैं अभी तक मर्ज नहीं हुआ है। डीबीएस बैंक के साथ मर्ज होने का संभावना है और पैसा कहीं पे नहीं जाएगा, पैसा वहीं पे रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगा, बट हम भी समझ सकते हैं। हम आपकी जगह पे रहते तो हम भी डर जाते हैं। 25,000 में तो कुछ नहीं होता है, और सीनियर सिटीजन के लिए तो फिर हेल्थ का इश्यू रहता है, मेडिकल रहता है, कुछ भी इमरजेंसी खर्चा आ सकता है। तो 25,000 से तो कुछ नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा विड्रॉल कैप लिमिट ज्यादा किया होता तो बेटर था। 25,000 से हम लोग को ट्रांजेक्शन नहीं रहता, हम लोग लाख 2 लाख 10 लाख का ट्रांजेक्शन रहता। उन लोग को क्या करना? अब बिजनेस वाला को ये 25,000 से वो ट्रांजेक्शन तो आगे पार्टी हम लोग को माल भी बेचेगा नहीं, और वापस माल भी हम लोग को देने का भरोसा नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा जीएसटी 20 तारीख को रहता है, अभी जीएसटी हम नहीं भर पाएंगे। मोदी गवर्नमेंट तो सुनेगा नहीं और ये बैंक वाला पे करेगा नहीं, तो अभी हम कहाँ से देंगे? हम पेनाल्टी किसको देंगे? हम इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? जीएसटी हम पे नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। जीएसटी पोर्टल जो है सिस्टम से होता है, वो कोई सुनने वाला है नहीं कि भाई बैंक ये आरबीआई ने किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको अमाउंट से मतलब है, पेनाल्टी कौन भरेगा? और हमारा कम से कम 10 लाख रुपया अंदर पड़ा है, 25,000 रुपया आज मिल नहीं रहा है सर, तो इसके लिए जवाबदारी कोई है नहीं, बैंक वाला कोई जवाब नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। देखा जाए तो 16 दिसंबर तक जो बैंक के ग्राहक हैं वो 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। सरकार ने यह कदम रिजर्व बैंक की सलाह पर उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है और बैंक का पूरा जिम्मा अब आरबीआई के हाथों में है। बैंक 94 साल पुराना है। बैंक का गठन 1926 में हुआ था और देश भर के 16 राज्यों में बैंक की 566 शाखाएं हैं, 918 एटीएम चल रहे हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया था कि मौजूदा संकट से हम लोग उभरेंगे और जो पैसा जमा है उस पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही देखा जाए तो बैंक ने इंडियन बुल्स के साथ विलय करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह हो नहीं पाया। फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरा अब बैंक का मामला आरबीआई के हाथों में है और इसके लिए आरबीआई ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो लक्ष्मी विलास बैंक का शाखा है नोएडा के सेक्टर 16 में है। यहाँ पे अभी कई ग्राहक पहुँचे हुए थे, पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। आश्वासन मिल रहा है, फिलहाल अभी बैंक में एंट्री नहीं दी जा रही है और पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा रहा है और यह स्थिति अभी बनी हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। तो कानपुर से अहम खबर आ रही है। कानपुर से यह खबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब कारोबारी समेत कई सरमायाकारों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने यह छापेमारी की है और कार्रवाई में पीएससी और पुलिस एहलकार भी शामिल है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर कानपुर से, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब कारोबारियों समेत कई सरमायाकारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बताएं कि 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने ये छापेमारी की है और सबसे अहम बात, इस कार्रवाई में पीएससी और पुलिस एहलकार भी शामिल है। तो इनकम टैक्स महकमे की बड़ी कार्रवाई, शराब कारोबारी समेत कई सरमायाकारों के ठिकानों पर इनकम टैक्स महकमे के लोगों ने छापेमारी की है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने ये छापेमारी की और किसी भी तरह के मुमकिन हालात से निपटने के लिए पीएससी और पुलिस एहलकार भी इस कार्रवाई में
शामिल रहे। मथुरा की मकामी अदालत कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मुकदमे की समाअत मकामी अदालत में आज टल गई। अब इस मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई होना है। ये मुकदमा कृष्ण बराजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री ने सरपरस्त के तौर पर दायर किया है। अर्जी गुजार ने कृष्ण जन्मभूमि के लिए 13.37 एकड़ अराजी पर अपना दावा पेश किया और ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा किया है। मावन टीचरों के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को बड़ी राहत मिल गई है। अहलियत के लिए कट ऑफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त ठहराते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए कट ऑफ के सबब मुलाजमत पाने से महरूम रह गए रहबर तालीम को आइंदा साल एक मौका और दिया जाएगा। ख्याल रहे कि 69,000 टीचरों की भर्ती के मामले में पहले ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 ओहदों को एक हफ्ते में पुर करने के अहकाम जारी किए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फानी तोदा गिरने से एक फौजी जवान की मौत हो गई, 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके कन्ना में यह हादसा पेश आया। रोशन पोस्ट पर फौजी एहलकार तैनात थे। महलूक फौजी जवान की शिनाख्त नकुल शर्मा के तौर पर की गई है। झारखंड स्कॉलरशिप घपला मामले में 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। धनबाद जिले के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की अर्जी पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमे में 90 स्कूलों से ज्यादा का अहाता किया गया। इन स्कूलों के मुख्तलिफ हुक्काम और अफसरान के खिलाफ जांच की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने स्कॉलरशिप घपला मामले की जांच का हुक्म दिया था। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस घपले का सबसे पहले इंकशाफ किया था। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के मुसद्दक़ा मामले 89 लाख से तजावुज कर गए हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के 38,617 नए मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 474 नए मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,30,993 अफराद की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 44,739 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 4.5 लाख से कम कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,37,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। बिहार असेंबली इंतखाबात और दीगर रियासतों की असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में हुई शिकस्त पर कांग्रेस में ज़बानी जंग खूब छिड़ी हुई है। कपिल सिब्बल के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। अधीर रंजन ने कहा कि बिना कुछ किए कुछ कहना मुहासबा नहीं है। ख्याल रहे कि एक अपने इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा था कि न सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क में जहां भी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वहां के अवाम कांग्रेस को मौसर मुतबादिल के तौर पर नहीं देखते। कपिल सिब्बल के मुताबिक पार्टी को मुश्किलात का सामना है और इसके हल भी उसे ही तलाश करना है। आप जिनकी बात करते हैं कपिल सिब्बल जी, वो पहले भी ऐसे बात रखे थे। उनको बड़ी चिंता है कांग्रेस पार्टी की इंट्रोस्पेक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन बिहार चुनाव, मध्य प्रदेश की चुनाव, गुजरात चुनाव, कहीं भी चुनाव हुए हैं, यूपी चुनाव, कहीं भी कपिल सिब्बल की सूरत हम लोग नहीं देखा। अगर अपने बलबूतों से कपिल सिब्बल बिहार में चले जाते, मध्य प्रदेश में चले जाते, तो खुद को साबित कर सकते कि देखो मैं जो कह रहा हूं ये सही है। इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, इसलिए कि मैं कपिल सिब्बल बिहार में आकर कांग्रेस पार्टी की झंडा को हम ताकतवर कर दिए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गए हैं, गुजरात में हम जाके कांग्रेस पार्टी को और हम आम लोगों के अंदर इनकी पकड़ को हम बढ़ाए हैं। सिर्फ बातों में काम नहीं बनेगा, काम करने के बाद कुछ बात करो।
और मुंबई से इस वक्त की बेहद अहम खबर, कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर असलम शेख ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल छठ पूजा को लेकर असलम शेख ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए क्या मुल्क से कोरोना खत्म हो गया है? अब तक तमाम त्योहार अमन सुकून से मनाए गए, क्यों अब लोगों के जज्बात को भड़काने की बीजेपी कोशिश कर रही है? असलम शेख ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हमेशा मजहब के नाम पर ही सियासत करती है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर मुंबई से, जहां कांग्रेस लीडर रियासती वजीर असलम शेख ने बीजेपी पर निशाना साधा। छठ पूजा को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी से पूछा कि बीजेपी बताए कि मुल्क से कोरोना खत्म हो गया है? अब तक तमाम त्योहार अमन सुकून से मनाए गए, क्यों अब लोगों के जज्बात को धार्मिक स्थलों को जब हमने खोला, उसमें एसओपी जाहिर की है, थोड़े थोड़े संख्या में लोग आएँ और अपना ये करें। आप अगर कोई भी बड़ा त्यौहार अगर हम करने जाएंगे, हज़ारों की संख्या में लोग जो है जमा होंगे, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? और जितने धार्मिक बीच में सन है, जितने भी इस तरीके के त्यौहार हैं, सब बड़ी शांति से पूरे देश ने मनाया है। और ये भी जो त्यौहार है उसको शांति से मना सकते हैं। ये क्यों एग्रेशन करना चाहते हैं? क्यों लोगों के दिमाग में ये छठ पूजा लेते हैं, धार्मिक स्थल लेते हैं? ये क्यों नहीं वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली से जो महाराष्ट्र को पैसा आना है जीएसटी का 28,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो आना है, जिसकी वजह से सब काम रुका पड़ा है, हमारे को और जो सपोर्ट मिलना चाहिए बाकी के राज्यों को, वो नहीं मिल रहा है। के इलाके चुरू से उर्दू जबान के फरोग और हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सरकारी टीचर ठाकुर शमशेर भालू खान बाकायदा छुट्टी लेकर डांडी मार्च पर निकल पड़े हैं। शमशेर चुरू से लेकर गुजरात के डांडी तक करीब 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ठाकुर शमशेर भालू खान न सिर्फ उर्दू बल्कि सभी अक़लियती ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग के लिए कोशा हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी इस कोशिश में अवाम का भी उन्हें बड़ा साथ मिल रहा है। सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये अल्प भाषाएं हैं। अल्प भाषा मतलब इनको मानने वाले लोग हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, ये भाषाएं लुप्त हो रही हैं। इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। और देश की अगर हम तहजीब को बचाना चाहते हैं, देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी भाषाएं हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक ही है, अल्प भाषाओं का सुरक्षा। ये तो छोटी यात्रा है, सिर्फ दांडी तक ये तो ट्रेलर है। अच्छा, इसके बाद भारत भ्रमण होगा। वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, बहुत बड़ी बात। ये ट्रेलर है सरकार के लिए, मान जाए जी। और इस वक्त की अहम खबर भोपाल से आपको दे दे, तौहीन रसालत के खिलाफ एहतजाज के मामले से जुड़ी ये खबर है, जहां आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में समाअत टल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में 20 नवंबर को अब अगली सुनवाई होना है। तो आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में समाअत टल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट पे 20 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। भोपाल से अहम खबर, और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में समाअत टल गई है और क्या कुछ इसमें आगे? आरिफ मसूद के मामले में मुश्किलात जो है बढ़ती नजर आ रही है, और बढ़ती इसलिए भी नजर आ रही है कि कल शाम को जिस तरह से इस मामले में 5 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था भोपाल तलैया थाने में 153 IPC के तहत, और उसमें आरिफ मसूद समेत 6 लोगों को जो है मामला दर्ज किया गया था। कल शाम को 6 लोगों की जो है जमानत हो गई है, लेकिन आरिफ मसूद उसमें हाजिर नहीं हुआ। आरिफ मसूद ने स्पेशल कोर्ट में जो MPMLA के लिए बनाई गई है उसमें अपना मामला लेकर गए थे आरिफ मसूद के वकील, और वहां पर एक पेशगी जमानत का मामला जो है खारिज हो गया। और फिर कल शाम को ही स्पेशल अदालत ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। तो उसको देखते हुए आरिफ मसूद तो अभी रुपोस है, लेकिन इस मामले पर उनके वकील ने जबलपुर हाईकोर्ट में जो है अर्जी दायर की थी, जहां पर आज समाअत होनी थी, लेकिन आज अदालत में जो है उस पर समाअत नहीं हुई, बल्कि उसको जो है 20 तारीख को टाल दिया गया। 20 जो है नवंबर को उस पर समाअत होगी। तब तक की जो है अब आज देखना होगा कि आरिफ मसूद जो है खुद हाजिर होते हैं या पेशगी जमानत के जरिया ही वो बाहर आएंगे, इस पर लोगों की नजरें बनी हुई है। और मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक आरिफ मसूद का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रद्दअमल सामने आया?
देखिए यारी मसूद से हमारी जो टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो है आइन ने उनको एहतजाज का हक दिया और उन्होंने जो है वहाँ पे जो एहतजाज किया है वो एहतजाज आईनी हुकूक के तहत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जरिए दूसरे लोगों के जरिए जो एक इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने दहशतगर्दों की हिमायत में काम किया है। तो दहशतगर्दी से न इस्लाम का कल कोई ताल्लुक था, न आज है, न उनका कोई ताल्लुक है। उन्होंने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, गुस्ताखाना खाके के खिलाफ जो एहतजाज किया था और उस एहतजाज में ऐसी कोई बात नहीं जो मुल्क के मुखालिफ हो, उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है और वो उस साजिश के तहत कहीं भी वो झुकने वाले नहीं, चाहे उनके स्कूल के कॉलेज के खिलाफ जो है इमारत ढाने का काम किया गया हो या उनके खिलाफ जो काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए वो लड़ते रहेंगे और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोअर अदालत से भले ही उनकी जो है पेशगी जमानत की अर्जी खारिज हो गई हो, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि उस पर जो है उनको जमानत मिलेगी। आज नहीं तो कल जो है जरूर उनको जमानत मिलेगी। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। शुक्रिया। एक बहुत कामयाब सनतकार ने एक बहुत ही अहम समाजी मुद्दे को उठाने के लिए अपने पेशे को ही छोड़ दिया। साल था 1997 और वो आदमी अब मशहूर जैक सिम हैं। उन्होंने दुनिया के 1/3 लोगों के लिए साफ सफाई के इख्तियारात के लिए लड़ाई लड़ी। ये लोग महफूज तरीके से साफ सफाई के मुनासिब इंतजामात के बगैर रहते हैं। इनमें से कई अफराद खुले में बैतुल खला की कोशिश करते हैं। इससे सेहत, माहौलियात और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को बड़ा ख़तरा है। जैक सिम की कोशिशों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अरकान मुमालिक ने पानी और साफ सफाई के लिए एक आलमी सतह पर तरक्की का निशाना मुकर्रर किया है। आज यौम बैतुल खला पर आइए जैक सिम को सुनते हैं। Yeah, when I first started the World Toilet Organization in 2001, it was not even spoken in the media. In fact, it was so embarrassing that they hide it under a water agenda. But when you call sanitation by another name, water, all attention went to water. And sanitation gets drowned underwater. But if you do not talk about something, you can never improve. In the last 20 years, our founding day, 19th of November, has been enshrined by the United Nations General Assembly. All 193 countries agreed that this should be called the World Toilet Day, 19th of November. Why? Because prevention is cheaper than cure. We don't have enough money to employ doctors, nurses, pay for medicine, build hospital. All you have to do is to make sure the water is clean, people wash their hands, and immediately you can save half of all the medical health care. But with the COVID-19, hygiene awareness and hand washing has reached its highest point of awareness in the history of mankind. Everybody is so afraid and so clear that without washing their hands, they are going to put themselves in danger. So I think on the one hand, COVID is a very bad thing, but at least it created the awareness that hygiene is our first line of defense against all diseases. अम्बेडकर समाज पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि बिहार के असेंबली इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ है। बेंगलुरु में पार्टी के कौमी सदर तेज बहादुर सिंह ने कहा कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में जब बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम के जरिए इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। अम्बेडकर समाज पार्टी ने कहा कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए बनाए गए UAPA कानून का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल हम जल्दी ही हम दिल्ली में बात कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ही बात कर रहे हैं। ईवीएम को हटना जरूरी है, बैक टू बैलेट आना जरूरी है। जब अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में जो सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकल स्टेट है, तो वहाँ जब बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, पूरे यूरोप में बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, जापान में बैलेट से हो रहे हैं, जर्मनी में बैलेट से हो रहे हैं, तो ये पुरानी उससे टेक्नोलॉजी है, ये चिप टेक्नोलॉजी है, उससे क्यों अटके हुए हैं? वो जानते हैं कि उन्हें कोई वोट नहीं देगा। जो इनिशियल UAPA था, जो 1967 में कांग्रेस लेके आई थी,
और कांग्रेस और बीजेपी ये बहन भाई हैं, एक ही चीज़ है, एक ही तरीके से मतलब चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वादी कश्मीर में क्रिकेट की जानिब लड़कियों का रुझान तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। लड़कियां कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट और दीगर खेल मुकाबलों में अपना लोहा खूब मनवा रही हैं। पेश है पटन से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कई बरसों से लड़कियां खेलकूद, तिजारत, फन और दूसरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट की जानिब भी लड़कियों का रुझान काफी बढ़ गया है। शुमाली कश्मीर के पटन और दीगर दूसरे मुकामात पर पहली बार लड़कियों की खासी तादाद क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है। कुछ लड़कियों ने रणजी और दीगर कौमी सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ एकेडमीज में ये लड़कियां क्रिकेट सीख रही हैं। इन खिलाड़ियों का कहना यही है कि खवातीन को हर मैदान में आगे आना चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। और जैसे कि आपको पता है अभी कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं और हम करके भी दिखा रहे हैं। तो आई थिंक गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, तो वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। बट हमें प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। सबों को बोलना चाहती हूँ, गर्ल्स को खास करके, आप आ जाओ स्पोर्ट्स में। आजकल तो घर में मतलब सबों को एलो किया जाता है। फील्ड बहुत अच्छा है, वो भी गर्ल्स के लिए भी एंड बॉयज के लिए भी। बट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर्सनली गर्ल्स को, आप आ जाओ स्पोर्ट्स फील्ड में, बहुत अच्छा रहेगा आपके। जो लड़की खेलना चाहती है उसको मौका मिल रहा है कि अपना टैलेंट दिखाने का। जो लड़की, और मैं अपील करती हूँ उन पेरेंट्स से भी जो अपनी लड़कियों को नहीं जाने देते हैं किसी फील्ड में, कि वो उनको उस फील्ड में अलाउ करे जिसमें वो जाना चाहते हैं, फिर चाहे क्रिकेट हो या कुछ हो। क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें भी लग रहा है लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। खेलकूद में हिस्सा लेने वाली लड़कियों का कहना है कि हुकूमत खेलकूद के फरोग के हवाले से दावे तो बड़े बड़े करती है, मगर अभी तक उन्हें बेहतर सहूलियात मैसर नहीं हो पाई हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि लड़कों की टीमों को तो स्पॉन्सर मिल रहे हैं, मगर लड़कियों की टीम के हवाले से अभी ऐसा नहीं हो रहा। वो अलहदा स्टेडियम की भी मांग कर रही हैं। हमारे पास जो सामान है वो अपना अपना सामान है, खाली हमारे पास यहाँ सामान नहीं है। बाकी यहाँ पे हर एक मतलब कर रहे हैं जी हम बोल रहे हैं कि हाँ जी एटलीस्ट इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। इनसे बहुत ज्यादा ये उनसे बोल रही हूँ कि जो भी गर्ल्स है या बॉयज है, कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी, आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसी से बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होंगे, यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड होगी, तो तभी सभी बढ़ेंगे यहाँ की ओर। हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमें इक्विपमेंट्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लड़कियां जिनमें जो टैलेंट है वो सामने आ जाए। कश्मीर की लड़कियों में क्रिकेट जैसे खेल को मजीद फरोग देने के लिए पेशेवराना कोचेस की जरूरत है और लड़कियों को बेहतर सहूलियात मैसर कराने के लिए भी मौसर इक़दाम उठाए जाने चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।